हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेट अस कंटिन्यू और इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट में आज हम करने वाले हैं मिक्सचर एनालिसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट मोल एनालिसिस आने के बाद ये बहुत ही ईजी बन जाता है। तो मिक्सचर एनालिसिस क्या होता है? आपको मोर देन वन सब्सटेंसेस का मिक्सचर गिवन होगा, उसमें से किसी एक कंपाउंड की या दोनों कंपाउंड की रिएक्शंस हो सकती है और उनके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकती है। तो उन प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन से हमें रिएक्टेंट का इंडिविजुअल वेट या मोल या परसेंटेज फाइंड करना होता है। तो मिक्सचर एनालिसिस का मतलब है मिक्सचर में जो सब्सटेंस आपको दे रखे हैं वो कितना कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, ये हमें पता लगाना होता है। और ये पता लगाने का जुगाड़ होता है मोल एनालिसिस। अब कैसे मोल एनालिसिस करनी है, आइए इस बात को अपन डिस्कस करते हैं। तो जैसे बेटा हमें मान लो कोई दे रखा है एक, लेट अस कंसीडर मिक्सचर ऑफ, मान लो आपको ये दे रखा है मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपको दे रखा है और ये है 265 ग्राम। अब आपसे ये बोला जाता है कि इसमें इसका परसेंटेज आपको फाइंड करना है कि ये कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए और इन्फॉर्मेशन आपको क्या गिवन है कि इस मिक्सचर को हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, इस मिक्सचर को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो CO2 गैस बनती है और उसका अमाउंट आपको दे रखा है 22 ग्राम। अब बताओ ये कितना है या ये कितना है। तो बेटा एक इन्फॉर्मेशन और आ गई ना हमारे पास, तो इसकी हेल्प से हम ये इसका या इसका वेट आराम से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग मोल एनालिसिस। और बेटा दो में से किसी एक का वेट आ जाएगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा केमिस्ट्री यूज होता है कि हीट करने पर जो CO2 गैस बनेगी वो कहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी या यहाँ से बनेगी। अब नॉर्मल 10 तक के बच्चों को ज़्यादा आइडिया होता नहीं है, वो तो सिर्फ ये जानते हैं कार्बोनेट को हीट करने पे CO2 गैस बनती है, लेकिन बेटा वो ऑलवेज वैलिड नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पर CO2 गैस नहीं बनती, मतलब ये डिकम्पोज नहीं होता। तो फिर कौन डिकम्पोज होता है? NaHCO3 डिकम्पोज होता है। इसको 265 की जगह 200 ग्राम ले लो, चलो कैलकुलेशन थोड़ा सा सही हो जाएगा अपना। हाँ, तो इसके डिकम्पोजिशन से CO2 गैस बनती है। तो यू हैव टू राइट रिएक्शन ऑफ NaHCO3 दैट गिव्स CO2 एंड देन डू मोल एनालिसिस। चलो करते हैं बच्चों इसको सोल्व। तो NaHCO3, ये रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आ जाती है, ऐसे कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। इसको हीट करते हैं तो हमें मिल जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन कैसे हुई उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें अभी दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन क्या हमारा, ये वेट कैसे फाइंड करें हम। तो बेटा ये देखो फिर से वही रिएक्शन आ गई और इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो बताओ क्या करना पड़ेगा? मोल एनालिसिस बिटवीन CO2 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आराम से इसकी रिएक्शन आप लिख सकते हो। इसके मोल को 2 से डिवाइड कर दो, इसके मोल को 1 से डिवाइड कर दो, इक्वल कर दो। मोल्स ऑफ NaHCO3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 1। और CO2 के मोल कैसे आएंगे? 22 डिवाइडेड बाई 44 इज नथिंग बट 1/2। 1/2 को ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मोल्स ऑफ NaHCO3 कितना आ गया? इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ गया। अब बेटा 1 मोल का वेट नहीं फाइंड कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वेट ऑफ NaHCO3 प्रेजेंट इन द मिक्सचर कैसे करना पड़ेगा? मोल इनटू, एक मोल का मास तो हमारे दिमाग में ही होता है, कैलकुलेट करो। सोडियम का कितना होता है? 23। तो 61 और 23 कितना हो जाएगा? 84। तो बेटा ये आ गया 84 ग्राम। हो गया क्वेश्चन। 200 ग्राम मिक्सचर था, उसमें ये 84 ग्राम है, तो बस आ गया परसेंटेज।
percentage of sodium bicarbonate in the original mixture is nothing but its weight, that is 84 divided by total weight into 100. ये लीजिए 42%, ये हमारा आंसर हो गया। और 100 में से ये 42 उठा दोगे तो इसका परसेंटेज भी आ जाएगा बच्चों। क्लियर? इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। ये होता है मिक्सर एनालिसिस। इस तरह का कई तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो किसी मिक्सचर में हर कंपोनेंट का परसेंटेज बताना क्या होता है? मिक्सचर एनालिसिस। इसमें क्या फाइंड करना होता है? परसेंटेज ऑफ ईच सब्सटेंस इन द मिक्सचर, दैट्स ऑल। ये हिसाब किताब होता है इसका। ठीक है, चलो एक सवाल और बना लेते हैं इस पे बेस्ड। मान लो आपको दे रखा है BaCl2 is added in excess into a solution containing containing 1020 gram silver nitrate and sodium nitrate. It gives (287 ग्राम AgCl। देखो इस मिक्सचर में BaCl2 मिलाते हैं तो 287 ग्राम सिल्वर क्लोराइड बनता है। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। फाइंड परसेंटेज ऑफ सिल्वर Ag इन इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल सॉल्यूशन। थोड़ा सा इसमें टेक्निकली यहाँ पे एरर आ सकता है अपना कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 120 ग्राम ऑफ दिस एंड दिस। तो फाइंड परसेंटेज ऑफ Ag इन इनिशियल मिक्सचर सिंपली ये बोल दीजिए। चलो तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? Ag का मास फाइंड करना है। ये हमें टोटल मास दे रखा है, Ag का मास फाइंड करना है और ये इंफॉर्मेशन और हमें दे रखी है। तो यहाँ से क्या तुम Ag का मास नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। तो बेटा ये जो AgCl बना है वो यहीं से तो आया है। देखो इस तरह से कि मेरे पास है AgNO3 एंड NaNO3। ठीक बात। इसमें हमने क्या डाला? BaCl2। तो ये जो क्लोरीन है वो किसको पकड़ेगा? इस Ag को पकड़ेगा। तो क्या बनाएगा? AgCl। इस AgCl का वेट मेरे पास है तो AgCl के वेट से Ag का वेट नहीं फाइंड कर सकते क्या? और ये Ag पूरा का पूरा कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। तो कर लो यार फिर कैलकुलेशन। तो मुझे बताओ किसी स्पीसीज के मोल से एटम्स के मोल या एलिमेंट्स के मोल कैसे लाते थे? उसके नंबर से कि ये पूरा अगर 1 मोल है तो उसमें Ag भी 1 मोल है, Cl भी 1 मोल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? मोल्स ऑफ Ag इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ AgCl। और मोल्स ऑफ AgCl गिवन है बेटा 287 अपॉन इट्स मोलर मास 143.5। कितना मोल है ये? 2 मोल। तो क्या तुम ये नहीं बता सकते वेट ऑफ Ag कितना है? बताओ 2 मोल का वेट कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 मोल का वेट 216 ग्राम। बस। तो इस Ag का वेट हमें पता चल गया, मिक्सर का वेट हमें दे रखा है। तो परसेंटेज ऑफ Ag
और अगर सिल्वर नाइट्रेट का परसेंटेज लेना है तो फिर इसके जितने मोल है उतने ही मोल सिल्वर नाइट्रेट के होंगे। तो 216/1080 इंटू 100, ये इसका 5 टाइम्स हो गया। व्हाट वी गेट, 20% सिल्वर इज प्रेजेंट इन दिस मिक्सचर। इस तरह से बच्चों हम मिक्सचर एनालिसिस के प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको ये पता लगाना है क्या गिवन है और फिर क्या फाइंड करना है, दैट्स ऑल। चलो, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, रिएक्शंस इन सीक्वेंस। मतलब अब तक जो हम पढ़ रहे थे मोल मोल एनालिसिस, वो क्या कर रहे थे, सिंगल सिंगल रिएक्शंस लिख रहे थे। जैसे यहाँ भी देखो एक सिंगल रिएक्शन लिखी और इसके बीच में मोल एनालिसिस कर लिया हमने। अब क्या होगा, एक रिएक्शन के बाद फिर दूसरी रिएक्शन, फिर तीसरी रिएक्शन, तो इस तरह से सीक्वेंस में रिएक्शंस गिवन हो सकती है। तो हेडिंग डाल लेते हैं और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हेडिंग हो गई हमारी रिएक्शंस इन सीक्वेंस, रिएक्शंस इन सीक्वेंस। इसका मतलब समझ लेते हैं कि रिएक्शन इन सीक्वेंस का क्या मतलब है और कहाँ स्टूडेंट ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं। बस उन दो चीज़ों को ध्यान रख लें तो है तो मोल मोल एनालिसिस ही है। तो देखो ऐसे होता है कभी A गिव्स टू B प्लस C, ये एक रिएक्शन हो गई। फिर इस रिएक्शन का कोई प्रोडक्ट सपोज B आगे फर्दर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सेकंड हमें दे देगा B गिव्स, मान लो आ गया D प्लस 2E या 3E कर लेते हैं चलो। फिर ये जो E है वो फिर नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2E प्लस F गिव्स 3G, मान लो इस तरह की रिएक्शन है। ये होती है सिक्वेंशियल रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब रिएक्टेंट बनता है, फिर उसका प्रोडक्ट उससे अगली रिएक्शन में रिएक्टेंट बनता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मान लो यहाँ एक रिएक्शन चल रही है, इसमें हमने रिएक्टेंट ऐड किए, यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट फिर मेरे दूसरे रिएक्शन के लिए क्या काम करेगा, रिएक्टेंट का काम करेगा, फिर इससे प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, मुझे तुम इस सवाल का जवाब दे दो, मोल मोल एनालिसिस विद इन रिएक्शन होती है या बिटवीन रिएक्शन होती है। मतलब एक रिएक्शन के अंदर अपन यूज़ करते हैं या दो रिएक्शंस के बीच में यूज़ करते हैं, बस यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। तो आई थिंक सोच लिया होगा बच्चों तुम लोगों ने कि हम किसी रिएक्शन के लिए मोल एनालिसिस करते हैं, एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन के बीच में नहीं करते। मतलब मुझे इस B और इस B के बीच में मोल मोल एनालिसिस करनी है क्या, नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है। इस पूरी रिएक्शन के लिए आप मोल एनालिसिस लिख सकते हो, इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हो, इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हो। इट मीन्स हर इंडिविजुअल रिएक्शन के लिए आप मोल मोल एनालिसिस रिएक्शन लिख सकते हो, लेकिन बिटवीन रिएक्शंस नहीं लिखते हैं। तो बेटा यहाँ से आपको सपोज A का मोल गिवन है, मान लेते हैं कि X मोल गिवन है, तो मोल मोल एनालिसिस करने से बताओ B के कितने मोल आ जाएंगे, 2x मोल। अब यहाँ से यहाँ मोल एनालिसिस कर लिया आपने कि यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो x ही आएगा, तो वो गलत हो जाएगा यार। यहाँ से यहाँ मोल एनालिसिस होता ही नहीं है तो यूज क्यों करेंगे। तो जो भी अमाउंट, जैसे बेटा यहाँ से ये 2x मोल बना तो ये पूरा का पूरा 2x मोल ही तो नेक्स्ट रिएक्शन में शिफ्ट हो रहा है, फिर वहाँ मोल एनालिसिस करके P फाइंड करना है अगला, P2 में बोल दो उसको। तो बेटा ये जो 2x मोल बन गया प्रैक्टिकली आपके सामने, वो आपके नेक्स्ट रिएक्शन में जा रहा है, तो इस 2x को यहाँ से उठाकर आपको यहाँ रख देना है, यहाँ मोल एनालिसिस नहीं करनी है। बस ये आ गया 2x। अब फिर यहाँ से तुम D का फाइंड करोगे या E का फाइंड करोगे, जो नेक्स्ट जा रहा है उसका फाइंड करेंगे यार। तो E के मोल्स फाइंड करेंगे, फिर E का यहाँ पुट करके G के, तो किसी के भी पूछ सकता है क्वेश्चन हमसे। तो बताइए एक मोल से कितना मोल बनता है, 3, तो 2x से कितना बनेगा उसका 3 टाइम्स 6x मोल बनेंगे E के। यहाँ मोल मोल ऐसे चलेगा, इस 6 मोल को यहाँ से पिक करो और यहाँ रख दो, ये रख दिया 6x। अब बेटा अगर F के मोल भी गिवन है, सपोज F के मोल गिवन है y, अब बताओ ये G कैसे कैलकुलेट करोगे। मोल मोल एनालिसिस 6x से करोगे या y से करोगे। तो जब भी एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है तो आप सबको पता है क्या फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू चूज द रिएक्टेंट दैट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट।
तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट। अब कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके जो भी मोल है उसको 2 से डिवाइड कर दो, y को 1 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू कम आएगी उसके हिसाब से ये होगा। तो मान लेते हैं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बेटा ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बताओ फिर ये कितना बनेगा, मतलब ये पूरा ट्रांसफर होगा तो ये बनेगा 3y। बस ऐसे सॉल्व करना होता है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहें तो बताओ कैसे बना सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं बेटा, यहाँ लिख दिया 80%, इसका मतलब है हमें 2x नहीं 2x का 80% ही मिलेगा। तो 2x का 80% ही मिलेगा तो आपको इसका 80% करना पड़ेगा, फिर इसको आगे ट्रांसफ़र करोगे तो 80% करोगे तो 0.8 इंटू 2 1.6x आएगा। फिर फिर यहाँ लिख दिया 50%, तो पहले जितना बनना चाहिए था वो बना लो, फिर उसका 50% कर देंगे। तो बच्चों 1.6x के हिसाब से ये 3 टाइम्स बनना चाहिए, तो 16 3 48, तो 4.8x तो बनना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मोल एनालिसिस। बट देखो यहाँ कितना लिखा हो 50%, मीन्स एक्चुअली वी गॉट 50% ऑफ दिस, और इसका 50% कितना हो जाएगा 2.4x, ये हमें मिलेगा। इसके बाद फिर हम यहाँ आ जाएं 2.4x, फिर इसमें वही चीज़ आ गई, ये y भी है, फिर इसमें आपको LR डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज ये लिमिटिंग रिएजेंट आ गया इस बार और यहाँ लिख दिया 60%, तो ये कितना बनेगा, तो ये तो सबसे लास्ट में देखना होता है। अब बेटा 2.4x और इसके बीच में मैं क्या करूँगा, मोल एनालिसिस, तो 2 मोल से 3 मोल बनता है, या फिर ऐसे करो इसके मोल को 2 से डिवाइड कर दो, इसके मोल को 3 से डिवाइड कर दो, जी के मोल कैलकुलेट कर लो, कैसे भी कर लो आप, एक ही बात है। तो 2 से 3 बनता है तो 1 से कितना बनता है 3/2, तो बेटा ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2.4x, इतना मोल बनना चाहिए, बट वी गोट ओनली 60%, तो लास्ट में इसका 60% कर देंगे, 60/100, ये फाइनल आंसर आएगा हमारा। अब इसमें आपको x गिवन होगा 2 मोल्स ऑफ दिस, और ये सीक्वेंस दे देगा। नॉर्मल स्टूडेंट कहीं ना कहीं फंस जाएगा, अगर पिछले कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर है तो ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ये है क्या, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखना होता है कि मोल एनालिसिस विद इन रिएक्शन होती है, बिटवीन रिएक्शन नहीं होती है। बस ये चीज़ आप ढंग से कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी इसमें बेटा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया है, मिक्सचर एनालिसिस और रिएक्शन इन सिक्वेंशियल रिएक्शंस में इस तरह से अपने को घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट दे सकता है। ओके, गुड बाय।